तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 27 है और ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट क्लास है। और इस क्लास में आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे घटना चक्र के अनुसार। तो घटना चक्र में जितने भी MCQ दिए हुए हैं इन सारों को हम लोग जो है टोटल 27 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं और इसका सब्जेक्टिव हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग टोटल इसमें 15 चैप्टर के बारे में पढ़े हैं, जिसपे सबसे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़े थे। उसके बाद सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़े। उसके बाद वैदिक काल पढ़े, जिसको दो भागों में बांट के पढ़े, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े। उसके बाद जैन धर्म के बारे में पढ़े। उसके बाद शैव और भागवत धर्म के बारे में पढ़े। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग महाजनपदों का उदय भी पढ़े थे। 8वां टॉपिक हम लोग यूनानी आक्रमण देखे थे, यूनानी और ईरानी आक्रमण। उसके बाद 9 टॉपिक में हम लोग मौर्य काल देखे थे। 10वां नंबर टॉपिक में हम लोग मौर्योत्तर काल देखे थे। और मौर्योत्तर काल में जो भारत है कई अलग अलग जो है राजवंशों में टूट गया था, उसके बारे में पढ़ते, जैसे कि आपका कण्व वंश, सातवाहन वंश, कलिंग में चेदी राजवंश। और इसी में आपका मौर्योत्तर काल में ही फिर से बहुत सारे विदेशी आक्रमण भारत में अटैक करते हैं, जैसे कि हिंद, यमन, शक, पल्लव या पार्थियन, उसके बाद कुषाण, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग गुप्त काल में चले थे, जहाँ पे देखिए भारत फिर से एक हो गया। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ते हैं और इस गुप्तोत्तर काल में हम लोग बेसिकली वाकाटक राजवंश और वर्धन वंश के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दक्षिण भारत पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम युग, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। संगम युग में भी हम लोग जो है चोल, चेर और पांडे के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग कई सारे राजपूत राजवंशों के बारे में इतिहास हम लोग जानना होता है। सीमावर्ती राजवंशों का इतिहास, जैसे कि कश्मीर के राजवंशों का इतिहास जानना होता है, बंगाल के राजवंशों का इतिहास जानना होता है। इसमें हम लोग ये सभी पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़े थे कि कौन सी रचना किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, इन सभी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी पूछा गया है इम्पोर्टेंट, वो सभी। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में जानेंगे और पूर्व मध्यकाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको हम लोग MCQ के फॉर्म में जल्दी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपका जो है सब्जेक्टिव वाला हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आपका पूर्व मध्यकाल। और अगर इस पूर्व मध्यकाल की अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपका 800 से लेके 1200 ईस्वी की बात की जा रही है, मतलब AD की बात की जा रही है। 800 से लेके 1200 ईस्वी यानी कि 400 वर्षों का इतिहास पूर्व मध्यकाल कहलाता है। ठीक है। और जिसमें हम लोग देखते हैं इसमें भी बहुत सारे राजवंश का उद्भव होता है। ठीक है। और इसी समय ही जो है आपका विदेशी आक्रमण फिर से स्टार्ट हो जाता है, मुस्लिमों का आक्रमण। ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल में हम लोगों को बेसिकली आपका राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में देखते हैं कि हम लोग इसका संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा हम लोगों को गहरवाल जो कि राठौड़ राजवंश देखने को मिलते हैं, इसके बारे में पढ़ना होता है। फिर आपका चाहमान या फिर चौहान राजवंश, इनके बारे में पढ़ना होता है, जिसके संस्थापक वासुदेव होते हैं। और इसी चाहमान या चौहान जो वंश है, इसी में आपका पृथ्वीराज आते हैं, पृथ्वीराज चौहान। इसके अलावा आप देखते होंगे तो एक परमार वंश भी आता है, जिसका संस्थापक उपेंद्र राज होते हैं। इसके अलावा चंदेल वंश आता है ना। और चंदेल वंश के बाद अगर हम देखें तो सोलंकी वंश आता है। उसके बाद आपका कलचुरी चेदी वंश आता है। उसके बाद सिसोदिया वंश आता है। तो इन सभी राजवंशों के बारे में आपको पूर्व मध्यकाल में पढ़ना होगा। और ये सभी जो छोटे छोटे राजवंश है, ये आपके गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में राज कर रहे हैं। एक अगर गुजरात की ये बात कीजिएगा तो गुजरात में 4-5 गो राजवंश अलग अलग राजा राज कर रहे हैं। उसी तरह राजस्थान की बात कीजिएगा तो एक छोटा सा एरिया, वहाँ पे भी बहुत सारे राजवंश या जो है राज कर रहे हैं, है ना, राजा के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें देखना होता है। तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग चाहमान या फिर चौहान वंश की बात करते हैं, जिसके संस्थापक वासुदेव होते हैं, ठीक है ना, जिसकी राजधानी प्रारंभ में अहिच्छत्र होती है, इसी चाहमान या फिर चौहान वंश में एक फेमस राजा होते हैं जिनका नाम है क्या,
जिनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम है? पृथ्वीराज तृतीय। और इसी पृथ्वीराज तृतीय को ही जो है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था। और आपको एक पॉइंट ये भी पता होना चाहिए कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। प्रथम युद्ध जो होता है इसमें भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। हम सभी को पता है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में यानी कि 1192 में जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाएगा और अबर पृथ्वीराज चौहान ही हार जाता है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो इसमें याद रखिए कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो आपका पृथ्वीराज तृतीय को ही कहा जाता है। तो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी को हराया था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में हार गया था मोहम्मद गौरी से। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो ये सभी कहाँ का किस एरिया में राज कर रहे थे? तो आपका अजमेर वाले एरिया में राज कर रहे थे। और अजमेर बोले तो आपका गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये देखिए राजस्थान पीसीएस 2023 से पूछा इतना लेटेस्ट। यहाँ है कि अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उससे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, वो कौन था? तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब हम लोग चाहमान या फिर चौहान वंश की बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो था आपका विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। और ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, ये जो है ये हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की यही रचना किया था। किसने? तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। आगे देख लीजिए, ये जो विग्रहराज चतुर्थ है इनके राज कवि हुआ करते थे सोमदेव। कौन? तो सोमदेव। और इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। तो सोमदेव जो कि उनके राज कवि होते थे, उन्होंने भी एक नाटक लिखा है जिनका क्या नाम है? ललित विग्रहराज। आगे देख लीजिए, एक हम लोग जेपीएससी में अबर आया था 2024 में क्वेश्चन कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? तो याद रखिएगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ना, वो यही विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक क्या था? छोटा सा विद्यालय था। ठीक है ना। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद में आता है कौन? तो आपका आता है पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो विग्रहराज चतुर्थ है ये पराक्रमी चौहान शासक होता है और ये दिल्ली पर विजय करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो अजमेर का पराक्रमी शासक चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों से दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी और इसने परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज जैसी उपाधियाँ भी धारण की थी। तो ये था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले पृथ्वीराज ये विग्रहराज चतुर्थ एक विद्यालय बनाता है, बाद में फिर इसको कौन बनाता है आपको पता ही होना चाहिए। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस सल्तनत काल के शासक ने बनवाया था? तो हम सभी जानते हैं जो आपका गुलाम वंश, जिसको हम लोग मामलुक वंश कहते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। और यही जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वही आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाता है। और ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है अभी वर्तमान में, ये पहले एक विद्यालय हुआ करता था जो कि आपका विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। बाद में इसी को ही कुतुबुद्दीन ऐबक अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना देता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? तो आपका जावा और सुमात्रा से था। ये बिहार स्पेशल है। तो पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपका 64वां बीपीएससी में पूछा है 2018 में कि सुवर्ण भूमि का वह
राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने एक दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में लेने की प्रार्थना की। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बालपुत्र देव, और ये आपका बीपीएससी पूछता है बार बार। तो याद रखिएगा कि पाल शासक हुआ करता था जिसका नाम है देवपाल। तो पाल शासक देवपाल बौद्ध धर्म का मानने वाला था, और वो जावा के एक शासक होते हैं शैलेंद्र वंशी शासक जिनका नाम है बालपुत्र देव। तो ये बालपुत्र देव जो है वो आपका शैलेंद्र वंशी शासक होते हैं जावा के, जावा सुमात्रा है ना वहाँ के। और इसी बालपुत्र देव के अनुरोध पे ही नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए जो है वो 5 गांव दान में देता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। और ये जो आपका बाल पुत्र देव जो है इसी का ही जो है दूत होता है देवपाल। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। तो अगर हम लोग गढ़वाल की बात करें तो हम सभी को पता है कि गढ़वाल, जिसको हम लोग राठौड़ राजवंश भी कहते हैं, और गढ़वाल वंश का संस्थापक जो है वो आपका चंद्रदेव रहता है, और इसकी जो राजधानी होती है वो आपका वाराणसी होती है। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा वो गोविंद चंद्र होता है, और इसका मंत्री जो है वो लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित होता है, जिसे कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखता है। और याद रखिएगा कि गोविंद चंद्र की एक रानी होती है जिसको बोलते हैं कुमार देवी। तो गोविंद चंद्र की रानी होती है कुमार देवी, और उसने सारनाथ में धर्म चक्र जिन जो है वो बनाया था। कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार के सारनाथ में ये चीज़ बनवाई थी। तो याद रखिए गोविंद चंद्र की एक रानी होती है कुमार देवी, उसने सारनाथ में धर्म चक्र जिन बिहार बनवाई थी। ठीक है, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट था ये। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है। तो जो आपका हम्मीर महाकाव्य है यहाँ पे चौहानों यानी कि चौहान वंश के शासकों को जो है वो आपका सूर्यवंशी बताया गया है, सूर्यवंशी। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, और हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे, और वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि आल्हा उदुल संबंधित थे। तो आल्हा उद्दल जो है वो आपका महोबा से संबंधित है, और ये आपका एमपीपीसी 2010 में पूछा गया था। तो आल्हा और उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमा दिरदेव जो कि परमल के सेनानायक थे, जो कि 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हो गए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंदम्बरम दाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो आपका देखिएगा, तो जैसे आपका पहले आता है गुर्जर और प्रतिहार वंश, उस वंश के बाद आता है आपका गढ़वाल वंश के बाद आता है आपका चाहमान या फिर चौहान वंश, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परमार वंश, और परमार वंश के बाद आता है आपका चंदेल वंश, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा चंदेल वंश। तो चंदेल वंश, और फिर आपका उसमें युद्ध होते रहता है बार बार, ठीक है ना। चौहानों के बीच में और चंदेलों के बीच में युद्ध होते रहता है, जिसका जो जिक्र है वो आपका आल्हा उदुल से मिलता है देखने को, है ना। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो का जो है तो चंदबरदाई। तो चंदबरदाई जो है वो आपका इसके लेखक जो है वो पृथ्वीराज रासो ही होते हैं। तो नहीं सॉरी, पृथ्वीराज रासो एक लिखा हुआ है, इसका लेखक है चंदबरदाई, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परम दिरदेवी के दरबार में रहते थे। तो आल्हा और उदल दोनों जो है वो आपका सेनानायक का नाम है, व्यक्ति का नाम है, और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा।
तो ये सभी जो है वो परमादिदेव के शासनकाल में रहते थे। और परमदिदेव जो है वो आपका चंदेल वंश का अंतिम शासक होता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर देता है गुस्सा से आकर, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो क्या कर लिया था, तो अधीनता स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है वो आपके जयानक है। कौन है, तो जयानक है, जयानक। और चंद बरदाई जो है ये क्या लिखे हैं, तो इनका जो कृति है वो है आपका पृथ्वीराज रासो। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चंद बरदाई का लेखक तो है पृथ्वीराज रासो, ये तो सही है। ठीक है ना। जगनिक का है आल्हाखंड, जगनिक का है। नरपति का है आपका नरपति आल का है, नरपति नाल का है नाल्हा बिसलदेव रासो। अब्दुल रहमान का हमीद रासो नहीं है। हमीद रासो की रचना जो है वो आपका सारंगधर ने किया था। सारंगधर ने, किसने किया था, तो सारंगधर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका या फिर देहरी नामक शहर की स्थापना की थी। तो दिल्लिका देहरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसके बारे में बताना है आपको, राजपूत राजवंशों के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली नगर की जो स्थापना है वो तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा किया गया था, वो भी 11वीं शताब्दी में। तो तोमर वंश के शासक अनंगपाल के द्वारा किया गया था। तो जब हम लोग गुर्जर और प्रतिहार वंश की बात करते हैं ना, तो गुर्जर और प्रतिहार वंश जो है, तो इसका जो इस संस्थापक है वो है नागभट्ट प्रथम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी में आपका नागभट्ट प्रथम के बाद आता है इसका मतलब प्रतापी राजा आता है मीर भोज। मीर भोज जो है, मीर भोज के बाद आता है नेक्स्ट राजा यशपाल। ठीक है ना। यशपाल के बाद जो है नेक्स्ट राजा आता है तोमर नरेश अनंगपाल। और अनंगपाल जो है वो 11वीं सदी में दिल्ली नगर की स्थापना कर देता है। तो 8वीं सदी में दिल्ली का या फिर दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की। चंद बरदाई की रचना की पृथ्वीराज रासो है। ठीक है ना, में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तो ये जो आपका चंद बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसमें तोमर वंश के शासक जो है राजा है अनंगपाल, उसको दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। और कुछ स्रोतों में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना कालक्रम 11वीं सदी में भी बताया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जे जाग भुक्ति प्राचीन नाम था। तो जे जाग भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम जो है वो बुंदेलखंड का, ये जे जाग भुक्ति जो है बुंदेलखंड का ये नाम था पहले। तो जे जाग भुक्ति बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम था। और चंदेल वंश के शासक नन्नुक के पुत्र जय शक्ति और जेजाग के नाम पर ही यह प्रदेश जेजाग भुक्ति कहलाता था। तो जेजाग भुक्ति जो है वो किसका नाम था पहले, तो वो नाम जो है वो आपका बुंदेलखंड का ही नाम था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि धंग देव किस वंश का संस्थापक है। तो धंग देव जो है वो आपका जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का ये संस्थापक है। और जेजाग भुक्ति जो है वो बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम हुआ करता था। तो जेजाग भुक्ति के चंदेलों में धंग देव सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम संयोजित करना है सही, ये कौन कौन पहले आता है। तो देख लीजिए, यशोवर्मा का टाइम पीरियड है 930 से लेकर 950। धंग का जो टाइम पीरियड है 950 से 1002। विद्याधर का है 1019 से लेकर 1029। और कीर्ति वर्मा का है 1060 से लेकर 1100। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था। तो चित्तौड़ का जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है वो आपका परमार राजा भोज ने बनवाया था। तो राजा भोज जो है वो आपका चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करता है।
इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो परमार राजा भोज ने चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का मंदिर बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना भी की थी। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, कर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, ये सभी इत्यादि फेमस हैं। तो चित्तौड़गढ़ के किला में जो है, चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं ना, वहाँ पे त्रिभुवन नारायण मंदिर कौन बनाया था? तो परमार राजा भोज ने। फिर देखिए पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ पे? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ना सॉरी उत्तर बंगाल में है, ठीक है ना। और ये आपका यूपीपीसी 2012 में पूछा गया था। तो प्राचीन काल में पुंड्रुवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी, ठीक ना। और पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो हम सभी को पता है, वो आपका गोपाल। तो गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक है। इसका एक्सपेंशन देख लीजिए कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था और यह बौद्ध मतानुयायी था तथा इसने नालंदा में एक विहार का भी निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका 60 और 62वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था कि औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है औदंतपुरी वो आपका बिहार में ही स्थित है। तो औदंतपुरी जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और यह बिहार राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो पाल वंश के शासक जो है वो प्रथम शासक गोपाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर में जो महाविहार है इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुर, जो कि पहाड़पुर के नाम से भी फेमस है, यहाँ पे प्रसिद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसने धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाया था? तो हम सभी को पता है वो आपका धर्मपाल ने करवाया था। तो विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ठीक ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में है और इसका स्थापना जो है वो आपका पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो आपका धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, ये 68वां बीपीएससी 2022 में पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा बनाया गया था? तो हम सभी को पता है ये आपका धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था? तो वह आपका पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फिर से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका धर्मपाल ने यह स्थापना की थी, ठीक ना। तो धर्मपाल ने इसका स्थापना किया था, हम सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए धर्मपाल के बारे में। और गोपाल जो है वो पाल वंश का प्रथम शासक होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए कि प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने करवाई? तो ये आपका यूपी पीसीएस और यूपी लोअर स्पेशल में पूछा गया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है? तो धर्मपाल। इससे तो 10-12 बार क्वेश्चन पूछा गया, बताइए तो। फिर देख लीजिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में स्थित है? तो हम सभी को पता है वो आपका बिहार में स्थित है और ये आपका जेपीएससी पूछा था झारखंड पीसीएस 2013 में। तो देख लीजिए पाल वंश के स्थापना है गोपाल करता है, गोपाल। उसके बाद पाल वंश के शासक धर्मपाल जो होता है वो बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है और यहाँ पे बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती है। और इस विश्वविद्यालय में संबंध इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, दितारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम से प्रसिद्ध है। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो याद रखिएगा
कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पाल वंश के एक शासक जो है धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, और जिसका जो है वो जलाए कौन था, तो आपका जलाया था वो बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए कि ये आपका 69वां बीपीएससी 2023 में पूछा है, इतना लेटेस्ट। और ये क्वेश्चन है आपका कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है। तो पहला है आपका कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। तो ये वर्तमान में बिहार के बांका जिला में स्थित है, सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, नहीं, तो ये है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। तो वज्रयान का तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब बौद्ध धर्म पूरा फला फूला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नहीं, ये बिहार के बांका जिले में नहीं है भाई, ये बिहार राज्य के ना भागलपुर में है, बांका में नहीं, भागलपुर में है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाबिहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था, और यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून यानी विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवा दिया था 12वीं शताब्दी में, इतना गलत किया था। फिर देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आपका यूपी आरओ या आरओ 2021 में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता था। ये कोई क्वेश्चन है, इसको हटाइए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं है। तो नालंदा तो था, विक्रमशिला भी था, औदंतपुरी भी था, तक्षशिला नहीं था। तो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला, तो तक्षशिला कहाँ है, तो वो आपका पंजाब के रावलपिंडी जिले में है। तो ये प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी हुआ करते थे, और प्राचीन काल में तक्षशिला जो है वो शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, ठीक है ना, जिनमें राजा और सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित होते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवेद जीवक, कनिष्क का राजवेद चरक और बौद्ध विद्वान वसुबंधु चाणक्य आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। तो कनिष्क का राजवेद चरक होता है, जबकि बिंबिसार का राजवेद जीवक होता है, ये दोनों से क्वेश्चन पूछता है, सब यहीं से पढ़ा था। आगे देख लीजिए, बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। ये 5वीं सदी में गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को दान में दिया था। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध बिहार को दान में दिया, और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान में दिया। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, और पाल वंश के काल में औदंतपुरी में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इनमें से सब तो शिक्षा केंद्र ही है, लेकिन औदंतपुरी, विक्रमशिला और आपका नालंदा ये सभी जो है वो पूर्व मध्यकाल से संबंधित है, जबकि तक्षशिला जो है आपका प्राचीन समय में यहाँ पे होता था, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म चढ़ा था उसी टाइम। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राजवंशों की नींव डाली। तो हम सभी को पता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वो आपका दंती दुर्ग है, और ये 752 ईस्वी में जो है वो आपका राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना करता है। और शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन हुआ करता था दंती दुर्ग, और इसकी राजधानी जो है राष्ट्रकूट की वो मानिकर या फिर मानीखेट है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो कृष्ण प्रथम है, ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, अमोघवर्ष है, कृष्ण द्वितीय है, इंद्र तृतीय है और कृष्ण तृतीय है, ये सब याद रखिएगा। और एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। तो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य जो है वो आपका
जो है वो दंती दुर्ग ने करवाया था। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दंती दुर्ग के बारे में एक पॉइंट ये भी याद आता है, ये भी रहता है कि हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य जो है वो आपका दंती दुर्ग ने करवाया था। और ये जो दंती दुर्ग है वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो वो है आपका अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक होता है अमोघवर्ष। और वो जो है कब जन्म लेता है? तो हम लोग जानते हैं ये जो है अमोघवर्ष जो है वो अमोघवर्ष वो अपने पिता के कैंपेन अभियान के समय ही, अभियानों के क्रम में ही सैनिक छावनी में ही इनका जन्म हुआ था अमोघवर्ष का। ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अमोघवर्ष जो है वो आपका जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण वो जो है आपका त्रिसष्टिलक्षण महापुराण के रचनाकार भी यही थे। फिर अमोघवर्ष के बारे में और भी बताया जाता है। अमोघवर्ष जो है वो आपका तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत करता है, ये मर जाता है। तो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी के किनारे होता है, श्री भावर नामक स्थान पर, वो भी सैनिक छावनी में होता है। और इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद थ्री जो है वो उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। तो अमोघवर्ष के पिता कौन है? तो कृष्ण थ्री है अमोघवर्ष के पिता। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। महानतम प्रतिहार राजा कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार की बात करते हैं तो प्रतिहार राजा का अगर सर्वाधिक महानतम की बात कीजिएगा तो वह है आपका मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। ठीक है ना। और नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। तो राष्ट्रकूट का राजा जो गोविंद तृतीय है वो नागभट्ट द्वितीय को हराता भी है। और नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक होता है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो होता है आपका कौन? तो मिहिर भोज। और इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बसाई थी। और मिहिर भोज जो है वो विष्णु धर्म का मानने वाला था, विष्णु भक्त था ये बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, ये सब भी याद रखिएगा। तो प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था, ये सब याद रख लीजिएगा। धर्मपाल जो है वो आपका पाल वंश का राजा था, जिसका शासनकाल इतना था 770 से 810 ईस्वी तक। महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक था। ठीक है ना, महेंद्रपाल भी था। तो महेंद्रपाल भी शासक रहता है जो है वो। ठीक है ना। तो महेंद्रपाल की बात कीजिएगा तो ये भी एक शासक होता है, ये भी एक राजा होता है। तो याद रखिए कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहता भी था। और मिहिर भोज के बाद राजा बनता है महेंद्रपाल ही। और प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है यशपाल। ठीक है ना। और हर्ष जो है वो आपका पुष्यभूति वंश का संस्थापक होता है हर्षवर्धन। संस्थापक नहीं होता बल्कि पुष्यभूति वंश का हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। नहीं, हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का शासक था। पुष्यभूति वंश का तो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। नहीं, पुष्यमित्र शुंग। रुकिएगा जरा सा आप। अच्छा, शुंग वंश का संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना, शुंग वंश का संस्थापक होता है। अच्छा, पुष्यभूति वंश इसी को हम लोग बोलते हैं वर्धन वंश। और इसका राजा होता है कौन? तो आपका देखिए पुष्यभूति वंश का संस्थापक होता है पुष्यभूति, और इसका महान राजा होता है हर्षवर्धन। ठीक है, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरहा थी? तो वह है आपका मिहिर भोज की जो उपाधि थी आदिवरहा। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसने वो जो वह वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदिवरहा एवं प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है कि राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या है? वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, ये बिल्कुल सही बात है। उसके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। तो मिहिर भोज है ये अपनी राजधानी कन्नौज बनाता है। तो कन्नौज बनाता है, ये सही है। उसके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज बनाता है, बिल्कुल सही बात है, कन्नौज भी बनाया था। अरब यात्री अल मसूदी ने उसे राजबोरा का नाम दिया है। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता है। तो सम्राट रामभद्र की रानी अप्पा देवी से उत्पन्न राजा मिहिर भोज इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। इसने 836 ईस्वी में लगभग कन्नौज पर कब्जा कर लिया था और उसने अपनी राजधानी बनाई थी।
अरब निवासी अल मसूदी ने 10वीं शताब्दी में गुजरात की यात्रा की और अपने विवरण में उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुज्र तथा वहाँ के राजा को बोरा कहा था। अल मसूदी के गुजरात आने के पूर्व ही राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। फिर यहाँ पे कालक्रम के अनुसार इन लोगों को बताना है, ये हटाइए, ये यूपी पीसीएस पूछ सकता है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? तो अगर गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो इनके जो है नागभट्ट प्रथम यहाँ से रहते हैं, नागभट्ट द्वितीय भी रहते हैं, ठीक है ना। फिर आपके यशपाल इनके अंतिम राजा होते हैं, मिहिर भोज इनके राजा होते हैं, महेंद्रपाल इनसे संबंधित राजा होते हैं, ठीक ना। ये सभी इनसे संबंधित राजा होते हैं। अगर हम लोग ये देखिए, आपका भरतृभट्ट प्रथम ये जो है वो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। तो अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो कि गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इनको गुर्जर प्रतिहार शाखा कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है वो आपका नागभट्ट प्रथम वो करता है, और इस वंश के अंत शासकों में से वत्स्यराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल ये सभी आते हैं, और इनमें जो है आपका भरतृभट्ट का नाम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, ये आपका राजस्थान पीसीएस 2023 में पूछा है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में जो है वो भारत की यात्रा की थी? तो हम सभी को पता है कि ये जो है आपका अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्स्यराज के शासनकाल में भारत आया था। तो वत्स्यराज के शासनकाल में भारत आया था। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज अथवा भोज प्रथम के शासनकाल में ही आता है। तो भोज प्रथम के शासनकाल में आता है मिहिर भोज, अथवा प्रतिहार शासक मिहिर भोज अथवा भोज प्रथम के शासनकाल में ही आता है, में ही अरब यात्री सुलेमान भारत आता है। सुलेमान के वर्णन से ज्ञात होता है कि भोज पश्चिमों में अरबों की प्रसार को रोक दिया था। लेकिन लूसेंट में लिखा हुआ कि अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्स्यराज के शासनकाल में आता है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ था आपका। तो हो सकता है वत्स्यराज जो है, वत्स्यराज किसको कहा जा रहा है? तो वत्स्यराज जो है वो आपका मिहिर भोज को ही कहा जा रहा है, मिहिर भोज को ही कहा जा रहा है वत्स्यराज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो हेमचंद्र जो है वो आपका कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र सोलंकी वंश के जयसिंह सिराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में भी सभा को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन, देवपाल, विजय सेन और धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन ने सेन वंश के शासक थे। लक्ष्मण सेन इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया था, जिनके द्वारा एक नया संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो सब याद कीजिएगा, शक संवत, विक्रम संवत, फिर सेन लक्ष्मण संवत सभी याद कीजिएगा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था? तो सेन वंश के शासक के द्वारा किया गया था, लक्ष्मण सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, ये आपका आईएएस में पूछा गया और यूपी पीसीएस में पूछा गया, दोनों साल एक ही बार पूछा गया है, सो भी 1995 में आईएएस में, प्रीलिम्स में और यूपी पीसीएस में, कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? विधिवेता कौन थे? तो विज्ञानेश्वर है, फिर आपका राजशेखर है और आपका जिमुतवाहन है, हेमाद्रि नहीं है। बताइए, एक ही बार क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो ये जो है वो आपका महिपाल और महेंद्रपाल दोनों के दरबार में रहता था राजशेखर। ये थोड़ा सा देख लीजिए कि विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जिमुतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने यज्ञ वल्लवी स्मृति और परमिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमुतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। हेमाद्रि 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के प्रसिद्ध जो है वो विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखा था।
इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखा था तथा राज कार्यों के लिए नियमों पर पुस्तक भी लिखा था। तो ये सभी याद रख लीजिएगा। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महीपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ये सब याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजवंश और उस समय उसका राजधानी कहाँ हुआ करता था। तो अगर हम लोग गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो इसका जो राजधानी हुआ करता था हम लोग जानते हैं आपका कन्नौज था, ठीक है। और ये आपका जो है मीरभोज बनाता है कन्नौज। इसके बाद अगर हम लोग देखें सोलंकी, तो सोलंकी वंश का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोलंकी वंश भी है, परमार वंश भी है। तो परमार वंश का अगर हम लोग ये राजधानी देखें तो वो आपका रहता है उज्जैन रहता है। और इसको कहीं कहीं धारा भी लिखा रहता है, तो परमार का धारा ये हो जाएगा। धारा को ही अभी वर्तमान में जो है वो उज्जैन कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा चोल वंश की बात कीजिएगा तो चोल वंश का अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो चोल वंश का राजधानी जो है वो आपका तंजाई या फिर तंजौर आता है, ठीक है। और सोलंकी का तो आपका आ जाएगा फिर अहिलवाड़। तो सोलंकी वंश की अगर हम लोग बात करें सोलंकी वंश, तो सोलंकी वंश जो है इसका संस्थापक मूलराज प्रथम होते हैं और इसकी राजधानी अहिलवाड़ होती है, अहिलवाड़, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो 1 का 4, 2 का ए, तो 1 का और ए, तो डी नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्स्यराज था और वत्स्यराज जो है मिहिरभोज को ही कहा जा रहा है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिरभोज था, है ना। अब प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयलय ने की थी और ये सब भी हम लोग जानते ही हैं। आगे देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 46 और बताया जा रहा है कि राजा और राजवंश कौन कहाँ पे है। तो अगर हम लोग राजा भोज की बात करें तो राजा भोज तो आपका गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें नागभट्ट द्वितीय की बात करते हैं तो नागभट्ट द्वितीय भी आपका गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। अच्छा, नागभट्ट द्वितीय जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग देखें केवल जो है केवल 2 सही है। विकल्पगत राजाओं में से नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक है, तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है, ठीक है। चंदेल वंश की आप बात कीजिएगा तो चंदेल वंश का संस्थापक याद रखिएगा नन्नुक है। तो चंदेल वंश के संस्थापक जो है कौन है, तो नन्नुक, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और परमार वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो उसके संस्थापक जो है वो आपके उपेंद्र राज है और इसकी राजधानी जो है वो आपका धारा है। तो ठीक है, ये सब भी आप देख लीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो हम सभी को पता है गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर स्थापना की बात करें तो आपका नागभट्ट प्रथम ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। तो अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो आपका प्रतिहार वंश था और गुर्जरों की शाखा से ये संबंधित होने के कारण इसको गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के उल्लेख ऐहोल परिषद से उल्लेख भी मिलता है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में गुर्जरों का उल्लेख भी वहाँ पर मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम होता है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने आपका मल्लेक्ष शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो कि संभवतः सिंध का अरब शासक था। तो ये सब याद रखिएगा। राजवंश और अगर बताना है कि त्रिकोणीय जो है इस संघर्ष में कौन कौन उलझे हुए थे, तो इसके बारे में आप देख लीजिए, याद कर लीजिए कि हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद कन्नौज जो है विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था और इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदय या फिर महोदय श्री आदि के नामों से भी अभिव्यक्त किया जाता है और इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी में 3 बड़ी बड़ी शक्तियों ने इसमें कब्जा अपना करने के लिए प्रयास किया था। एक आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा है राष्ट्रकूट वंश और आपका है पाल वंश। तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और आपका राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष होता है ना। ये याद रख लीजिएगा आप कन्नौज पे अधिकार करने के लिए।
जो कि 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इस संघर्ष में अंततः परिहारों को ही सफलता मिलती है। तो गुर्जर प्रतिहार को ही सफलता मिलती है, फिर आपका जो है वो हार जाता है राजपूत और पाल। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो प्रतिहार था, राजपूत था और आपका पाल था, चोल नहीं था। महोदया किसका पुराना नाम है? तो हम सभी को पता है वो आपका कन्नौज का ही पुराना नाम है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय की संज्ञा दी गई है? तो आपका कन्नौज को। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय को हराया था आपका गोविंद तृतीय ने। किसने? तो गोविंद तृतीय ने हराया था। और ये सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपका यूपी आरओ पूछा गया था 2021 में। ये शहर है और वर्तमान में स्थिति है, और ये सभी यूपी स्पेशल है, हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी? तो वो है आपका जयसिंह सिद्धराज। तो गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था और मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंबात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बलोम मुद्राएं जो है वो दान में दिया था, 1 लाख बलोम मुद्रा। परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो परमार वंश का संस्थापक हम सभी को पता है कौन है। तो परमार वंश का संस्थापक जो है उपेंद्र राज है ना। कौन है? तो उपेंद्र राज ये है। राजा भोज ने शासन किया था। तो राजा भोज जो है वो आपका कहाँ पे शासन करता है? तो आपका धारा पे। और धारा जो हम लोग जानते हैं कि परमार वंश की बात करते हैं, तो परमार वंश में ही जो है इसके संस्थापक उपेंद्र राज है और ये इसकी राजधानी धारा होती है। और इसमें सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो आपका राजा भोज है, ठीक है ना। ये भी आप याद रख लीजिएगा। और राजा भोज जो है वो दक्षिण में भोजपुर नामक झील का भी निर्माण करवाता है, ठीक है ना। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो वैज्ञानिक उपकरणों पर जो है वो भोज ने पुस्तक लिखी है। तो भोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोज के बारे में याद रखिए, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। भोज की युक्ति कल्प तरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक तंत्रों का भी उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। तो ये है आपका राजा भोज के बारे में याद रख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, भोजशाला मंदिर की जो है अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो आप याद रखिए, एक मंदिर आता है आपका भोजशाला मंदिर, और यहाँ पे कौन सी मूर्ति देखने को मिलती है किस देवी की? तो वो देख लीजिए, वो है आपका यहाँ पे वाग्देवी यानी कि सरस्वती माता के मंदिर है। तो ये जो भोजशाला मंदिर है वो मध्य प्रदेश के धारा जिले में स्थित है और यहाँ पे वाग्देवी यानी कि सरस्वती माता की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है ना। और भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने ही संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला मंदिर जो है वो आपका कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। पहले मंदिर था, अभी मस्जिद हो गया है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो परमार वंश का अगर हम लोग इस राजाओं की बात करेंगे तो परमार वंश में बहुत सारे राजा आते हैं। परमार वंश के बाद तोमर वंश का आता है ना। तोमर के बाद फिर चाहमान वंश आता है। ये सभी हम लोग तो देखते ही हैं। तो अगर हम लोग परमार वंश की बात करें तो इसमें आपका उपेंद्र राज है, आपका इसमें राजा भोज है। इसके अलावा और भी कोई राजा है। तो उपेंद्र तो है ही, राजा भोज भी है, उदयादित्य भी है, मुंज भी है, गांगेय देव नहीं है। गांगेय देव जो है आपका कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी पुत्री राजधानी त्रिपुरी का विवरण लिखता है? तो वह आपका अलबरूनी ने, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा कलचुरी वंश के बारे में। तो कलचुरी वंश का संस्थापक है आपका कोक्कल और इसकी राजधानी है त्रिपुरी। और इस वंश में इस प्रतापी शासक है गंगे देव। कौन है? तो आपका गंगे देव है। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इसने फिर से इसको प्रारंभ करवाया था।
और कलचुरी वंश का सबसे महान शासक है कर्णदेव, जिसने कलिंग पर विजय की थी और आपका त्रिकलिंगाधिपति का नाम से ये उपाधि धारण किया था। प्रसिद्ध कवि की बात करें तो राजशेखर जो है वो कलचुरी के दरबार में ही रहते थे, ये भी याद रखिएगा, है ना। और अलबरूनी जो है वो आपका यहाँ पे लिखे कि अलबरूनी जो है वो एक अरबी यात्री होता है जो कि 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। तो अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ ही भारत में आता है और इसने एक किताब लिखा था, किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था और इसने अपने विवरण में कलचुरी शासक गांगे देव विक्रमादित्य तथा उसकी राजधानी त्रिपुरी का उल्लेख किया है। तो राजधानी त्रिपुरी किसका राजधानी है, तो आपका कलचुरी इसका राजधानी है और जिसका जिक्र जो है वो आपका अलबरूनी करता है। जिक्र किसका करता है, तो अलबरूनी करता है, ठीक है ना, अलबरूनी जिक्र करता है इसका। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए कि आपको बतलाना है कि कौन प्लेस कहाँ पे है। तो तिरुपति नाथ की बात कीजिएगा कहाँ पे है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो तिरुपति नाथ आपका आंध्र प्रदेश में है, रायलसीमा नासिक महाराष्ट्र में है, शिरडी अहमदाबाद महाराष्ट्र में है, खजुराहो का जो है वो बुंदेलखंड में है, बोध गया की बात कीजिए तो ये आपका बिहार में है। तो इसको हम लोग मिला तो सकते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए कि गॉड वाहो के रचयिता कौन है, तो ये आपका वाकपति है और ये आपका जीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो गॉड वाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि वाकपति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63 हटाइए, क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए कि कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर में अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो है वो सुल्तान जैनुल आबिदीन था और ये 64वां बीपीएससी में पूछा गया है। तो अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया था तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदियों को भी संरक्षण प्रदान किया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका अगर वास्तविक नाम की बात करें तो वो था आपका शाही खान। कौन था, तो शाही खान इनका वास्तविक नाम था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है, ये अब 60 और 62 बीपीएससी में पूछा गया है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो है वो आपका नान्य देव है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक आपका नान्य देव है, नान्य देव कर्नाट वंश का संस्थापक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव होते हैं, वो एक महान योद्धा थे। नान्य देव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल जो है 1097 से 1324 ईस्वी तक चलता है और मिथिला का ये स्वर्णयुग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो देख लीजिए पहला शासक 2016 में पूछा कर्नाटक वंश से, कर्नाट वंश से ही पूछा कि संस्थापक कौन है और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है। मतलब एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन लगातार एक ही साल में। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव या फिर हरिसिंह रहता है और ये कला और साहित्य का महान संरक्षक था। कुरु सपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है, तो आपका सोमेश्वर प्रथम के बारे में। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कुरुसपाल गांव में सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है और ये छत्तीसगढ़ में मिला है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का है और इसमें जो है सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका 68 नंबर क्वेश्चन था। तो ये जो है आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको 1 से 2 बार और हम लोग पढ़ना पड़ेगा। इसका जो फैक्ट वो आप लूसेंट से याद कर लीजिए, लूसेंट पूरा याद कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग का सब्जेक्टिव का जो क्लास है वो इसी प्लेलिस्ट में ही सेव रहेगा, आप उस प्लेलिस्ट को भी देखिएगा तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा फिर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चलना होगा इसमें। एंशिएंट हिस्ट्री अगर इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इतना ज़्यादा भटकने की आवश्यकता कहीं नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और प्राचीन भारत का इतिहास जो कि घटना चक्र में जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ था आपका, वो सारा आपका क्या हो गया है, सारा का सारा आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा प्राचीन भारत के इतिहास में। अब इसके साथ केवल आप जो है घटना चक्र देख लीजिएगा। घटना चक्र में ज़्यादा पेज नहीं है, तो वहाँ देखिएगा तो आपका 24 पेज में ही जो है वो आपका पूरा क्या बोलते हैं इसको, 24 पेज बोल रहे हैं, मतलब कि 26 पेज में, सॉरी
टोटल 26 पेज में जो है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अगर आप एक दिन में 2 पेज भी याद करते हैं ना, तो जो है आप 13 दिन में पूरा 26 पेज याद कर लीजिएगा। 13 दिन में, मात्र 13 दिन में 26 पेज याद कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप एंशिएंट हिस्ट्री को याद कर लीजिए लुसेंट वाला बुक से पूरा, और ये MCQ सॉल्व कर लीजिए घटना चक्र वाला। फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आपको फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है टोटल 27 लेक्चर में आपका घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री में जाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे घटना चक्र के साथ ही। तो इस तरह से बहुत जल्दी ही आपका जो है वो घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा फिर किसी भी तरह का। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया आपका। तो अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ।